अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में इतिहास रचा गया है। पहली बार साउथ एशियन मूल के ज़ोहरान ममदानी मेयर चुने गए। बिहार चुनाव पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं। कल 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात जस के तस हैं और डॉक्टर्स हर दिन सेहत को हो रहे नए नुकसान की बात कर रहे हैं। फेफड़ों के बाद हड्डियां, दिल, दिमाग, कुछ भी अछूता नहीं रहा इस प्रदूषण से। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। आज इस शो में बात होगी न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव की और क्या है इसका इंडिया कनेक्शन। बात होगी फाइटर जेट्स के मेड इन भारत इंजन की, कब होगा ये सपना पूरा। बात होगी पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की और उस गुरु की जिसकी मेहनत ने उसके स्टूडेंट्स को विश्व विजेता बना दिया। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं कि हरियाणा में 25 लाख मतदाता फर्जी हैं। हरियाणा में हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी है। राहुल ने एक लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि अलग अलग नाम से 22 जगह पर इसका वोट है और ये एक ब्राजीलियन मॉडल है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर यानी कल वोट डाले जाएंगे। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान होगा। इस फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। ट्रंप की धमकी के बावजूद न्यूयॉर्क वासियों ने ज़ोहरान को वोट दिए। जीत के बाद ममदानी ने कहा कि वो उन सिस्टम्स को खत्म करेंगे जिससे ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने का फायदा मिलता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की राजनीति के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। 5 नवंबर 2025 को 34 साल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वो न सिर्फ न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं बल्कि पहले दक्षिण एशियाई मूल के और अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर भी हैं। 100 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद वो न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर होंगे और अगले 1 जनवरी को अपना पद संभालेंगे। ज़ोहरान ममदानी की जीत कोई साधारण जीत नहीं है। उन्होंने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूमो को हराया जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को भी पीछे छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि ममदानी ने क्यूमो को 2 बार हराया। पहली बार जून 2025 में हुए प्राथमिक चुनाव में 12% अंकों के अंतर से और फिर आम चुनाव में। इस चुनाव में मतदान का आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा था जो 1969 के बाद से न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में सबसे अधिक मतदाता भागीदारी थी। ममदानी 1 साल पहले इस दौर में एक अनजान उम्मीदवार के रूप में उतरे थे। क्वींस से स्टेट असेंबली मेंबर के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन शहर भर में उनका कोई खास नाम नहीं था। लेकिन उनके ग्रास रूट्स कैंपेन ने करिश्मा कर दिया। उनकी टीम ने 20 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए और 30 लाख से ज्यादा फोन कॉल्स किए। उनका डिजिटल कैंपेन बहुत प्रभावी था और उन्होंने बढ़ती लागत और किराए की समस्याओं पर फोकस किया जो आम न्यूयॉर्क वासियों की सबसे बड़ी चिंता थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह चुनाव परिणाम बेहद बड़ा झटका है। ट्रंप, जिनका जन्म खुद न्यूयॉर्क में हुआ था, उन्होंने ममदानी के खिलाफ जमकर मुहिम चलाई। उन्होंने ममदानी को बार-बार कम्युनिस्ट, पागल और डिजास्टर वेटिंग टू हैपन कहा। चुनाव से एक दिन पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखा जिसमें धमकी दी कि अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क शहर को फेडरल फंड नहीं देंगे, मतलब शहर में होने वाले विकास कामों का पैसा नहीं देंगे। ट्रंप ने लिखा, अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीतते हैं तो मैं अपने प्यारे पहले घर को फेडरल फंड्स नहीं दूंगा सिवाय न्यूनतम जरूरी राशि के। ट्रंप ने क्यूमो का समर्थन किया और कहा कि ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क में कंप्लीट एंड टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन न्यूयॉर्क वासियों पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने ममदानी को ही चुना। उधर एलन मस्क ने भी ममदानी के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की थी। चुनाव से कुछ दिन पहले मस्क ने एक्स पर ममदानी का नाम जानबूझकर गलत लिखा, ममदानी, ममदूमी या जो भी हो, और क्यूमो का समर्थन किया।
इंटरनेट पर लोगों ने मस्क को नस्लवादी बताया और उनकी आलोचना भी की। ममदानी की जीत के बाद ट्रंप ने अपनी हार का बहाना बनाते हुए कहा कि रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि ट्रंप बैलेट पर नहीं थे और गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। यह साफ है कि ट्रंप के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक झटका है, खासकर अपने ही शहर में। इसके बाद आता है ज़ोहरान ममदानी का नंबर। सबसे पहले तो उन्होंने एक सबवे थीम्ड वीडियो के साथ जीत की खुशी जाहिर की, जिसमें लिखा था अगला और आखिरी स्टॉप सिटी हॉल है। इसके बाद ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में शुरू हुआ जीत का जश्न। ममदानी के स्टेज पर पहुंचने के बाद पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा और उनके समर्थक थिरकने लगे। ममदानी ने अपने विजयी भाषण की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से की। ममदानी ने नेहरू के 1947 के उस ऐतिहासिक भाषण को याद किया जो भारत की आजादी के समय दिया गया था। ममदानी ने कहा, एक पल आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबी हुई थी अभिव्यक्ति पाती है। आज रात न्यूयॉर्क ने पुराने से नए में कदम रखा है। अपने भाषण में ममदानी ने हर न्यूयॉर्क वासी को संबोधित किया, यहां तक कि उन लोगों को भी जो उनके विरोधी थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया और कहा कि वो उन सिस्टम्स को खत्म करेंगे जिन्होंने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने और टैक्स ब्रेक का फायदा उठाने की अनुमति दी। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ममदानी ने 4 शब्दों में जवाब दिया, जिसने तालियों की गड़गड़ाहट पैदा की। उन्होंने कहा कि ट्रंप, मैं जानता हूं कि तुम्हें देख रहे हो और मेरा जवाब है। उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा, टर्न द वॉल्यूम अप, यानी आवाज को और तेज करो। ममदानी ने अपनी भारतीय मां मीरा नायर को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ज़ोहरान क्वामे ममदानी का जन्म 1991 में उगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी एक प्रसिद्ध अफ्रीकी इतिहासकार और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हैं। महमूद ममदानी शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ममदानी की मां मीरा नायर एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। मीरा नायर का जन्म 1957 में उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था और वो पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। उन्होंने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी चर्चित फिल्में बनाई। मीरा नायर अफ्रीकी फिल्मकारों को ट्रेनिंग देने के लिए मायशा फिल्म लैब भी चलाती हैं। ज़ोहरान की पत्नी रमा दुआजी एक सीरियन अमेरिकन कलाकार हैं जो 28 साल की हैं। दोनों की मुलाकात 2021 में डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी। अक्टूबर 2024 में उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2024 में दुबई में उनकी निकाह की रस्म पूरी हुई। फरवरी 2025 में उन्होंने लोअर मैनहट्टन के कोर्ट में शादी की और जुलाई 2025 में युगांडा में उनके पारिवारिक स्टेट पर 3 दिन की शादी का जश्न मनाया गया। ममदानी के भारत से गहरे संबंध हैं। हालांकि वो युगांडा में पैदा हुए, लेकिन उनके दोनों माता पिता की जड़ें भारत में हैं। ममदानी की खासियत यह है कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जिस कारण वो भारतीय अप्रवासियों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। 1999 में जब ज़ोहरान 7 साल के थे, तब उनका परिवार न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और उनके पिता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में शामिल हुए। ममदानी 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। अपनी पहचान के बारे में बात करते हुए ममदानी ने कहा है कि वो किसी ऑफिशियल फॉर्म पर खुद को एशियन और ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन दोनों लिखते हैं, जो उनकी दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी विरासत को दर्शाता है। ममदानी ने बचपन में अपने माता पिता के साथ रैलियों और मार्चेस में हिस्सा लिया, जिसमें इराक युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन और मार्क्सिस्ट लेक्चर्स शामिल थे। ममदानी ने एक महत्वाकांक्षी एजेंडा के साथ चुनाव लड़ा। पहला और मुख्य चुनावी वादा था 20 लाख से ज्यादा किराएदारों के लिए रेंट स्टेबलाइज्ड अपार्टमेंट्स पर किराया फ्रीज करना। यह उनका सिग्नेचर कैंपेन प्रॉमिस था। दूसरा, न्यूयॉर्क शहर की सभी बसों को फ्री बनाना, जिससे सभी को तेज और मुफ्त परिवहन मिल सके। इस योजना पर सालाना 60 से 80 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। 2030 तक मिनिमम वेज को $30 प्रति घंटे तक बढ़ाना। इसके बाद मिनिमम वेज जीवन यापन की लागत और उत्पादकता के आधार पर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 5 साल तक के बच्चों वाले हर न्यूयॉर्क परिवार को फ्री चाइल्ड केयर प्रदान करना, ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स बनाना, इसके अलावा शहर की तरफ से चलने वाले किराना स्टोर खोलना।
ममदानी ने कहा है कि इन योजनाओं को फंड करने के लिए वो सबसे अमीर न्यूयॉर्क वासियों और कॉरपोरेशंस पर टैक्स बढ़ाएंगे, जिसके लिए राज्य स्तर की मंजूरी की जरूरत होगी। उनका कहना है कि सरकार का काम असल में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। सोरान के इन्हीं वादों पर न्यूयॉर्क के लोगों ने भरोसा किया और उसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। न्यूयॉर्क सिटी एक मजबूत डेमोक्रेटिक गढ़ है और ममदानी की जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर प्रोग्रेसिव विंग की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकेजियो-कोर्टेज ने अक्टूबर के अंत में एक रैली में ममदानी का समर्थन किया था। हालांकि पार्टी के कुछ मॉडरेट डेमोक्रेट्स ने ममदानी के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। सेनेट माइनॉरिटी लीडर चक शुमर ने चुनाव के करीब आने तक ममदानी का समर्थन नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चुनाव से कुछ दिन पहले ममदानी से फोन पर बात की और उनकी कैंपेन की तारीफ की। 30 मिनट की इस बातचीत में ओबामा ने कहा, आपका कैंपेन देखना प्रभावशाली रहा है। ओबामा ने ममदानी से कहा कि वो भविष्य में उनके लिए साउंडिंग बोर्ड की भूमिका निभा सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि ओबामा आमतौर पर म्यूनिसिपल चुनावों में समर्थन नहीं देते, लेकिन उन्होंने ममदानी में रुचि दिखाई। जीत के बाद कई बड़ी हस्तियों ने ममदानी को बधाई दी। न्यूयॉर्क की गवर्नर केथी होचुल ने कहा कि वो ममदानी के साथ मिलकर शहर को ज्यादा अफोर्डेबल और रहने योग्य बनाने के लिए तत्पर हैं। पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने इसे लोकतंत्र के लिए जीत बताया और ममदानी के कैंपेन की तारीफ की। ममदानी का मेयर बनना न सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए बल्कि पूरे अमेरिका में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए एक परीक्षा है। पूरी दुनिया की नजरें अब उन पर हैं कि वो अपने महत्वाकांक्षी वादों को कैसे पूरा करते हैं। ममदानी ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि शहर को उसके हक का फंड मिले। ये जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि पूरे आंदोलन की जीत है। एक ऐसा आंदोलन जो मानता है कि सरकार का काम अमीरों की सेवा करना नहीं, बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाना है। जनवरी 2026 में जब जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 110वें मेयर के रूप में शपथ लेंगे, तब शुरू होगा एक नया अध्याय। एक ऐसा अध्याय जो ये साबित कर सकता है कि ग्रासरूट्स पॉलिटिक्स और प्रोग्रेसिव एजेंडा अमेरिका के सबसे बड़े शहर में काम कर सकता है। साथ ही ममदानी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आजादी के बाद से आज तक भारत ने आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन एक सच्चाई हमेशा हमारे सामने रही है। हमारे पास दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उनकी धड़कन यानी इंजन हमें विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। रूस से सुखोई Su-30 MKI, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से इंजन। कहानी यही रही है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशक में हमारी हवाई ताकत को पूरी तरह बदल देगा। 2025 से 2035 तक भारत 65,400 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, लेकिन किस पर? अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने पर। यह सिर्फ पैसे खर्च करने की बात नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। डीआरडीओ के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर SV रमणा मूर्ति के अनुसार भारत को अगले दशक में लगभग 1100 जेट इंजन की जरूरत होगी। ये इंजन किसके लिए? तेजस मार्क II, स्टेल्थ फाइटर AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपग्रेडेड Su-30 MKI और यहां तक कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी। वायुसेना का लक्ष्य है 2035 तक 42 स्क्वाड्रन यानी करीब 450 नए फाइटर जेट्स जोड़ना, और ज्यादातर देसी इंजन से उड़ेंगे। पहले समझते हैं कि भारत के पास क्या ताकत है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, जो 1965 के बाद सबसे कम है। सुखोई Su-30 MKI ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। रूस भारत के संयुक्त उत्पादन से बना ये चौथी पीढ़ी का जेट है। भारत के पास 272 Su-30 MKI है। इसकी रफ्तार 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसमें 12 हथियार हार्ड पॉइंट्स हैं। इसका इंजन सैटर्न AL-31FL है, जो 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। राफेल फ्रांस की डसॉ एविएशन से खरीदे गए ये 36 मल्टी रोल फाइटर जेट्स
भारत के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1850 किलोमीटर रेंज, स्टेल्थ फीचर्स और स्नेकमा M88-2 इंजन से लैस। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं जहां अलग अलग मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। तेजस ये भारत का पहला स्वदेशी लाइट वेट फाइटर जेट है। लगभग 1950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 500 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज और 3.5 टन हथियार ले जाने की क्षमता। लेकिन इसका इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 है जो अमेरिका से आता है। MiG-29 जिसे बाज के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये हवा में बहुत तेजी से मुड़ सकता है और दिशा बदल सकता है, जो इसे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बेहद खतरनाक बनाता है। इसमें हथियारों के लिए 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। मिराज 2000 इसे भी फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन ने ही बनाया है। भारतीय वायुसेना इसे वज्र कहती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 इंजन लगे हैं। अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है। इसकी स्पीड करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा भारत के पास सेपिकैट जैगुआर भी है। इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। भारतीय वायुसेना में शमशेर के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 रोल्स रॉयस टर्बोमेका अडोर MK102 इंजन लगे हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी लो लेवल पर उड़ान है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। तो ये थी आसमान में भारत की ताकत। अब सवाल उठता है कि फाइटर जेट की कौन कौन सी चीजें भारत नहीं बना पाता। इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो इंजन ही है। भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए मुख्य रूप से 3 देशों पर निर्भर है। रूस से Su-30 MKI के AL-31 इंजन आते हैं। अमेरिका से GE F404 और F414 इंजन मिलते हैं, जो तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के लिए जरूरी हैं। फ्रांस से राफेल के स्नेकमा इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक्स आते हैं। इंजन के अलावा रडार सिस्टम के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इजराइल की एल्टा ELM-2052 एसा रडार तेजस में लगती है। फ्रांस की थेल्स RBE-2 AA रडार राफेल में है। एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और कुछ प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ये भी इंपोर्ट होते हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1993 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। हालांकि 2018 से 22 में आयात में 11% की गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर भी लगभग 60% जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने कभी फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की कोशिश नहीं की। भारत की इंजन आत्मनिर्भरता की कहानी 1989 से शुरू हुई थी, जब DRDO ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लक्ष्य था तेजस के लिए स्वदेशी इंजन बनाना। लेकिन 2021 तक करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, एरोथर्मल और मेटलर्जिकल चुनौतियां जिनका भारत को कोई अनुभव नहीं था। दूसरा, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों ने क्रिटिकल मटेरियल्स जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की सप्लाई रोक दी। तीसरा, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भारत को रूस पर निर्भर रहना पड़ा। चौथा, फ्रांस की स्नेकमा कंपनी के साथ 2013 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील फेल हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इंजन ताकत में कमजोर और वजन में ज्यादा हो गया। लेकिन कावेरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसकी यौगिक क्षमता को मानव रहित लड़ाकू विमान, खासकर घातक के लिए विकसित किया जा रहा है, जो एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। 2025 से भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब सरकार ने 3 स्तरीय अप्रोच अपनाई है। पहला, विदेशी सहयोग। GE एरोस्पेस के साथ F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो रही है। HAL और GE जल्द ही अनुबंध को अंतिम रूप देने वाले हैं। ये इंजन तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए बेहद अहम है। फ्रांस की साफ्रान कंपनी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन की डील का प्रस्ताव दे चुकी है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी कंपटीशन में है। दूसरा, स्वदेशी विकास। 65,000 करोड़ की परियोजना के तहत भारत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का स्वदेशी इंजन विकसित कर रहा है। ये AMCA, तेजस मार्क 2 और भविष्य के दूसरे लड़ाकू विमानों के लिए होगा। तीसरा है
निजी क्षेत्र की भागीदारी। लार्सन एंड टूब्रो, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां अब एएमसीए के निर्माण में शामिल होंगी। भारत में बनने वाला तेजस मार्क 2 2025 के अंत में रोल आउट होगा। 2026 में पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। 2028-29 तक इंडक्शन होगा। ये 17.5 टन वजनी GE F414 इंजन से चलेगा, 1000 किलोमीटर रेंज और 6.5 टन हथियार ले जा सकेगा। इसका 90% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। 25 टन वजनी, ट्विन इंजन, इंटरनल वेपन्स बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, करीब 2700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 2028-29 में पहली उड़ान, 2034-35 तक इंडक्शन की उम्मीद। इसके मार्क 1 वेरिएंट में GE 414 इंजन होगा, लेकिन मार्क 2 में स्वदेशी 110 किलो न्यूटन इंजन लगेगा। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में 5 प्रोटोटाइप्स बनाने की मंजूरी दी है। AMCA के साथ भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं। 1100 इंजन, 65,400 करोड़ रुपए का निवेश और 2035 तक 450 नए फाइटर जेट्स। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये भारत की आसमान में आत्मनिर्भरता की कहानी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जो देश कभी इंजन के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो अब दुनिया के उस छोटे से समूह में शामिल होने जा रहा है जो अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और इंजन बना सकता है। ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी संप्रभुता की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या पाकिस्तान फिर से परमाणु परीक्षण कर रहा है? अगर ये सच है तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है जो परमाणु हमले को रोक सके? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले बात ट्रंप के उस चौंकाने वाले दावे की करते हैं। एक टीवी प्रोग्राम में ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए हम भी परीक्षण करेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान जमीन के बहुत नीचे परीक्षण करता है जिससे लोगों को पता नहीं चलता। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर ऐसा सीधा आरोप लगाया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को मजबूरन अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने एक न्यूज चैनल को बताया कि इस्लामाबाद परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाए हुए है और संयम बरत रहा है। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं था और दोबारा शुरू करने वाला पहला देश नहीं होगा। हालांकि ये जवाब ट्रंप के आरोपों को सीधे नकारता नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक बचाव ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब साफ है, भारत। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, मुख्य रूप से कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान 1998 में परमाणु शक्ति बना, जबकि भारत 1974 से ही परमाणु क्षमता रखता है। आज की तारीख में भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 है। लेकिन संख्या से ज्यादा जरूरी है तकनीक और रणनीति, और यहीं भारत पाकिस्तान से कई कदम आगे है। पाकिस्तान की परमाणु रणनीति बेहद खतरनाक है क्योंकि उसने नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले कर सकता है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 जैसी 2750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं जो भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बाबर और राड जैसी क्रूज मिसाइल्स भी बना रहा है और अबाबील मिसाइल में MIRV तकनीक भी लगा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत के पास बचने के क्या उपाय हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा परमाणु युद्ध भी एक हफ्ते में 2 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। और अगर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाए तो विकासशील देशों में लगभग 2 अरब लोग भूखमरी से मर सकते हैं। लेकिन भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियां बनाई हैं। भारत की रक्षा रणनीति 3 स्तरों पर काम करती है। ट्रैकिंग,
स्वॉर्डफिश जैसे लंबी दूरी के रडार सिस्टम जो 1500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को पहचान लेते हैं। दूसरा है बीच में ही रोक देना। यहां आते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। तीसरा है जवाबी हमले की क्षमता। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम पहली रक्षा परत है जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों को नष्ट करता है। आकाश मिसाइल 5.8 मीटर लंबी है और इसमें 60 किलो का विस्फोटक हथियार लगा है। इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक है और ये 100 मीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को मार सकती है। सबसे खास है इसकी रफ्तार। ये 4200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 12 लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है। हर मशीन में 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 3 मिसाइलें तैयार रहती हैं। ये पूरी तरह से मोबाइल सिस्टम है जिसे सड़क, रेल या हवाई मार्ग कहीं भी लगाया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने में आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। S-400 भारत की रक्षा व्यवस्था का सबसे ताकतवर हथियार है जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। भारत ने 2018 में रशिया से 35,000 करोड़ रुपए की डील में 5 S-400 स्क्वाड्रन्स खरीदे थे। अब तक 3 स्क्वाड्रन्स लग चुके हैं। चौथा 2025 के अंत तक और 5वां 2026 तक आ जाएगा। हर S-400 स्क्वाड्रन में 16 वाहन होते हैं जिनमें लॉन्चर्स, रडार्स और कंट्रोल सेंटर्स शामिल हैं। ये सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक खतरों को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को मार सकता है। S-400 की सबसे बड़ी ताकत है ये 4 अलग अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। 40 N6E मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक, 48 N6DM, 48 N6E3 मिसाइल 250 किलोमीटर तक, 9M96E2 मिसाइल 120 किलोमीटर तक और 9M96E मिसाइल 40 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। ये लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन सभी को एक साथ 36 लक्ष्यों तक मार सकता है और 72 गाइडेड मिसाइल्स एक साथ चला सकता है। इसकी मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। भारत ने एक S-400 स्क्वाड्रन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लगाया है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बचाता है। दूसरा पठानकोट में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए और तीसरा वेस्टर्न बॉर्डर पर राजस्थान, गुजरात की रक्षा के लिए। यानी पाकिस्तान का बॉर्डर पूरी तरह से कवर्ड है। यह सिस्टम सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है और शूट एंड स्कूट यानी मार कर तुरंत जगह बदलने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जो 2 परतों में काम करता है। पहली परत है पृथ्वी एयर डिफेंस, जो धरती के वायुमंडल के बाहर यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करती है। ये 2 चरणों वाली मिसाइल है जो 300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली दुश्मन मिसाइलों को रोक सकती है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मिड कोर्स अपडेट के लिए ग्राउंड रडार और टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग तकनीक है। दूसरी परत है एडवांस्ड एयर डिफेंस, जिसे अश्विन इंटरसेप्टर कहा जाता है, जो वायुमंडल के अंदर 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करती है। ये एक चरण वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को ढेर कर सकती है। अगर पीएडी किसी कारण से दुश्मन की मिसाइल को नहीं रोक पाती तो एएडी दूसरा मौका देती है। ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकते हैं। भारत के पास अग्नि 5 जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती हैं। अग्नि 5 में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल 10 से 12 अलग अलग वॉरहेड्स ले जा सकती है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यह मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है, इसका वजन 50,000 किलो है और ये 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। अगस्त 2025 में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। अब नजर डालते हैं भारत की परमाणु ताकत पर। 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था, जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं।
हालांकि इसकी सफलता पर बहस रही है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष राजगोपाल चिदम्बरम ने साफ कहा है कि भारत के पास किसी भी क्षमता का थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब साधारण परमाणु बम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसकी विनाशकारी क्षमता अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है, जो 2035 तक भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को पूरा सुरक्षा कवच देगा। इस मिशन के तहत एक बहुस्तरीय एकीकृत एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाई जाएगी। इसमें अर्ली वार्निंग और ट्रैकिंग सेंसर्स का ओवरलैपिंग नेटवर्क, मजबूत कमांड और कंट्रोल पोस्ट्स, जमीन और समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बैटरीज और स्पेस बेस्ड असेट्स शामिल होंगे। ये डिफेंस शील्ड शक्तिशाली काउंटर ऑफेंसिव हथियारों के साथ भी जुड़ी होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भारत की इस ताकत से जरूर पसीना आएगा। हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन दोबारा सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ट्रंप के बयान ने भले ही दुनिया भर में बहस छेड़ दी हो, लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर कभी समझौता नहीं किया और ना ही करेगा। अगर पाकिस्तान गलती से भी परमाणु हमले की सोचता है तो उसे याद रखना चाहिए कि भारत के पास न सिर्फ बचाव के तरीके हैं, बल्कि ऐसा जवाब देने की क्षमता है जो पाकिस्तान को इतिहास बना देगा। 2 नवंबर की रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रचा गया। 52 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर हरमनप्रीत कौर की टीम ने वो कर दिखाया जो 1983 में कपिल देव और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। स्टेडियम में दिवाली जैसा माहौल था, आतिशबाजी हो रही थी और खिलाड़ी खुशी के आंसू बहा रहे थे। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, दर्शक भी। फिर आया वो पल जिसने सबकी आंखें नम कर दी। जश्न के बीच और सैकड़ों कैमरों के सामने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अचानक दौड़कर अपने कोच अमोल मजूमदार के पास गईं। उन्होंने झुककर उनके पैर छुए, फिर गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। अमोल की आंखों में भी आंसू थे। ये सिर्फ कप्तान और कोच का रिश्ता नहीं था, ये गुरु शिष्य का वो पवित्र बंधन था जो भारतीय संस्कृति की पहचान है। जिसने भी ये सीन देखा उसे शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया के कोच कबीर खान की याद आ गई। लेकिन अमोल मजूमदार की कहानी कबीर खान से भी ज्यादा फिल्मी और भावुक है। अमोल मजूमदार का नाम भारतीय क्रिकेट में एक अजीब विरोधाभास है। उनकी कहानी प्रतिभा, संघर्ष और अधूरे सपनों की कहानी है। 11 नवंबर 1974 को जन्मे अमोल मुंबई के उसी शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़े जहां सचिन तेंदुलकर पढ़ते थे। दोनों के कोच एक ही थे, रमाकांत आचरेकर, वही महान गुरु जिन्होंने सचिन को तैयार किया था। सिर्फ सचिन को नहीं, कामली को भी और बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी। दोनों की दोस्ती भी गहरी थी, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग। 1993-94 के रणजी ट्रॉफी सीजन में अमोल ने अपना पहला मैच खेला। फरीदाबाद में हरियाणा के खिलाफ डेब्यू मैच में उन्होंने 260 रन बनाए, वो भी नाबाद। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी का डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर था। मीडिया में धूम मच गई, लोग कहने लगे ये है अगला तेंदुलकर। 1994 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया और इंग्लैंड भेजा गया। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के साथ इंडिया ए टीम में भी खेले। सबको लगा वो जल्द ही नीली जर्सी पहनेंगे, लेकिन वो फोन कॉल कभी नहीं आया। अमोल की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन था वक्त। वो उस दौर में खेल रहे थे जब भारतीय मिडिल ऑर्डर में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज जमे हुए थे। इन चारों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग बनाया, इसलिए अमोल जैसे खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं बची। 2002 में क्रिकेट छोड़ने का भी सोचा, लेकिन खेल से इतना प्यार था कि खेलते रहे। 21 साल तक घरेलू क्रिकेट में खेले, कुल 11,167 फर्स्ट क्लास रन बनाए, औसत 48.13 रहा, 30 शतक लगाए। अमोल की मेहनत देखकर उन्हें 2006-07 में मुंबई का कप्तान बनाया गया और उन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताई। 2009 में जब मुंबई टीम से बाहर कर दिए गए तो असम चले गए, फिर आंध्र प्रदेश में खेले। 2014 में आखिरकार रिटायरमेंट ले लिया।
भारत के सबसे महान अनकैप्ड क्रिकेटर के रूप में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अमोल चाहते तो रिटायरमेंट के बाद गुमनाम जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता चुना। अगर खिलाड़ी के तौर पर भारत के लिए नहीं खेल सके तो कोच बनकर दूसरों को भारत के लिए जिताएंगे। ये उनका संकल्प बन गया। उन्होंने अंडर 19 और अंडर 23 टीम्स में कोचिंग की। राजस्थान रॉयल्स में बैटिंग कोच बने। नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम के लिए बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ भी काम किया। 2022 में मुंबई टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। अक्टूबर 2023 में उनकी जिंदगी में सबसे अहम मोड़ आया। बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला वो भारतीय टीम को कैसे तैयार करेगा। लेकिन अमोल के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उनके अपने अधूरे सपने को पूरा करने का एक मौका था, और शायद एकमात्र मौका। वो वक्त टीम के लिए भी मुश्किलों से भरा था। मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज खिलाड़ी 1 साल पहले ही रिटायर हो चुकी थी। टीम नई दिशा खोज रही थी और कोचिंग पद पर भी अस्थिरता थी। चयन और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। अमोल के सामने चुनौती थी एक ऐसी टीम को तैयार करना जो प्रतिभा से भरी थी लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। अमोल मजूमदार की कोचिंग का फलसफा बिल्कुल अलग था। उन्होंने खुद बहिष्कार और अकेलेपन का दर्द झेला था, इसलिए वो जानते थे कि खिलाड़ियों से कैसे जुड़ना है। उनका मंत्र सरल था, शांत रहो, ईमानदार रहो, तैयार रहो। टीम में उन्होंने पहला काम तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक किया। उन्होंने जवाबदेही की संस्कृति बनाई, लेकिन बिना डर के। अनुशासन लाए, लेकिन बिना कठोरता के। टीम में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे सितारे थे, लेकिन उनमें विश्वास और संरचना की कमी थी। अमोल ने खिलाड़ियों से बार बार कहा, आप सब मैच विनर हो। उन्होंने स्वामित्व की भावना पैदा की, न कि निर्भरता की। डेटा के आधार पर फैसले लेने की प्रक्रिया बनाई। उन्होंने संघर्ष कर रहे खिलाड़ियों का साथ दिया, साहसिक फैसले लिए। जेमिमा रॉड्रिग्स और शिफाली वर्मा को अस्थायी तौर पर बाहर किया, फिर तैयारी के साथ वापस लाए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अंडरडॉग मानसिकता को बदला। उनका कहना था कि आप यहां सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई हो, आप लीड करने आई हो। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, लेकिन 2025 में वो फिर से टीम को पटरी पर लेकर आए। इंग्लैंड को उनके घर पर पहली बार हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को भारत में हराया। सितंबर 2025 में भारत में वर्ल्ड कप शुरू हुआ। शुरुआत शानदार रही, श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया। दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, प्रतिका रावल सब फॉर्म में थे, लेकिन फिर बुरे दिन आ गए। टीम लगातार 3 मैच हार गई, पहले दक्षिण अफ्रीका से, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड से। ये तीनों टीमें बाद में सेमीफाइनल तक पहुंची। भारत टॉप 3 से बाहर थी। आलोचक मजूमदार की क्षमताओं पर शक करने लगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ बदल रहा था। इंग्लैंड से हार के बाद अमोल मजूमदार ने ड्रेसिंग रूम में टीम को संबोधित किया। यह कोई गुस्से से भरा भाषण नहीं था, बल्कि एक भावुक और सख्त संदेश था। मजूमदार ने कहा कि तुम एक ही गलती बार बार नहीं दोहरा सकते, तुम्हें वो रेखा पार करनी होगी। वो संदेश सीधे खिलाड़ियों के दिल में उतर गया। टीम ने निर्णय लिया कि अब बस और हार नहीं। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार टर्न अराउंड था। न्यूजीलैंड को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में हराया, फिर 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था। वो ऑस्ट्रेलिया जो 16 मैचों से अजेय थी, सेमीफाइनल में उसने भारतीय टीम को 339 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य दिया। तब भी मजूमदार ने मोर्चा संभाला। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, फिर सभी को उनकी काबिलियत का एहसास दिलाया। मजूमदार ने ड्रेसिंग रूम में एक बोर्ड पर लिखा, हमें ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1 रन ज्यादा बनाने की जरूरत है, सिर्फ 1 रन। फिर जेमिमा रॉड्रिग्स ने 127 रन की नाबाद पारी खेली। हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए और भारत ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेस पूरा किया। भारत 5 विकेट से जीता और फाइनल में पहुंच गया। 2 नवंबर 2025 को फाइनल का दिन था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ।
मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में अमोल मजूमदार ने टीम को एक बार फिर से सर्कल में इकट्ठा किया। फिर उन्होंने वो भाषण दिया जो चक दे इंडिया के कबीर खान के भाषण की तरह था। फिल्म में शाहरुख खान ने कहा था अगले 70 मिनट, अमोल ने कहा 7 घंटे। अमोल ने कहा 7 घंटे के लिए हम बाहर के सारे शोर को काट देते हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं, हम यहां अपना खुद का बबल बनाते हैं, आओ इतिहास रचते हैं। फिर जो हुआ वो प्योर मैजिक था, हम सब ने देखा। शिफाली वर्मा ने 87 रन की विस्फोटक पारी खेली, दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और दीप्ति ने 5 विकेट लेकर गेंद से कमाल किया और भारत 52 रन से फाइनल जीत गया। हरमनप्रीत ने ट्रॉफी उठाई, टीम के साथ जश्न मनाया, लेकिन उनके मन में एक ही व्यक्ति था। वो दौड़कर अमोल मजूमदार के पास गई, झुककर उनके पैर छुए और फिर गले लगकर रो पड़ी। बाद में अमोल ने कहा ये अविश्वसनीय उपलब्धि है और वो हर सम्मान और हर उस चीज के हकदार हैं जब उनके साथ हो। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जिसे कभी मौका नहीं मिला। अमोल मजूमदार ने साबित किया कि आपकी मंजिल एक रास्ते से नहीं मिली तो दूसरे रास्ते से मिलेगी, आपको चलते जाना है। जो व्यक्ति भारत की नीली जर्सी कभी नहीं पहन सका, उसी ने भारत को विश्व विजेता बनाया। जीवन ने उन्हें खिलाड़ी के रूप में सम्मान नहीं दिया, लेकिन कोच के रूप में उन्होंने इतिहास रच दिया। मुंबई के मैदानों से शुरू हुआ सफर नवी मुंबई में वर्ल्ड कप की जीत के साथ पूरा हुआ। अमोल मजूमदार की कहानी अब हर उस बच्चे को बताई जाएगी जो सपने देखता है लेकिन रास्ते में रुकावटें आती हैं, और हर वो बच्चा ये बात सीखे कि चाहे कितने भी रुकावटें आए, उसको रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है और पूरे देश में देव दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। खास तौर पर वाराणसी में यह त्योहार अपनी पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। देवताओं ने इस जीत की खुशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। दिवाली के 15 दिन बाद आने वाला यह पर्व देवताओं की दिवाली माना जाता है। वाराणसी के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जा रहे हैं। गंगा के 84 घाट दीपों की रोशनी से जगमगा रहे हैं। श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान करते हैं और घाटों पर दीपदान करते हैं। ये पर्व आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम है, जो हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और वाराणसी की देव दीपावली तो देखते ही बनती है।